आज हमारे साथ हैं नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष, अपने परम मित्र हैं शंकर धामी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अभी हम लोग वर्तमान समय में यहाँ पर नेपाल क्षेत्र में हैं। नेपाल क्षेत्र के बांगा बगड़ में काली नदी के किनारे पर हैं। पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के बीच तटबंध निर्माण कार्यों को लेकर दोनों देशों की ओर से नागरिकों के द्वारा चिंता जताई जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर कई दौर की वार्ता भी हुई है। लेकिन आज हम लोग यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं शंकर धामी जी हैं, जो दोनों देशों के मुद्दों को लेकर के संजीदगी से बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्ता में शंकर जी। धन्यवाद, नमस्कार। और आपसे सबसे पहले तो बात हमारी यही है कि भारत और नेपाल रोटी बेटी के रिश्ते हैं और हमारे बहुत आपसी मजबूत रिश्ते हैं। तो लेकिन जो ये काली नदी के किनारे जो तटबंध निर्माण का कार्य हो रहा है दोनों, क्योंकि आप लोग पहले कर चुके हैं, भारत में अब हो रहा है, तो इसको नेपाल के नागरिकों की क्या चिंता है भारतीय क्षेत्र में जो काम हो रहा है? धन्यवाद आपको। मेरा मानना है या मेरा मत है कि जो तटबंध का संरचना बन रहा है नदी के किनारे दोनों तरफ, नेपाल में अधिकांश जगह पर बन चुका है। अब भारत में भी बन रहा है, शायद 1 किलोमीटर क्षेत्र में बन रहा है। भारत की तरफ तटबंध का जो संरचना बन रहा है, इसमें नेपाल के लोगों का कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। जैसे हमने नेपाल की तरफ बनाया, वैसे अपनी जगह वो भी बना रहे हैं। इसमें सैद्धांतिक रूप से उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आपत्ति भी नहीं है। फिर भी कुछ दिन पहले कुछ चर्चा में है कि यहाँ भी कुछ तनाव का माहौल भी बन गया था। ये आपत्ति है कि कहीं भारत में जो तटबंध का संरचना बनने जा रहा है, उसके बनने के क्रम में जो बीच में नदी के बीच में जो मनवे है और नदी का बहाव जो नेपाल की तरफ आगे हम देखने को दिखाई दे रहा है, वो जो नदी का बहाव नेपाल की तरफ जारी रहेगा और उसमें कोई डाइवर्शन भी नहीं होगा। और जो इंडिया के साइड में जो तटबंध का बनने के बाद नेपाल के क्षेत्र में और ज़्यादा नदी का बहाव जाने की चिंता है। तो चिंता के लिए अब इससे ज़्यादा भविष्य में संकट ना आए, इसके लिए नेपाल के आदमी चिंतित है और इसके लिए कुछ बोल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से शंकर जी, क्या है कि जो भारतीय क्षेत्र में काम हुआ, आप ठीक हम लोग ठीक उसी के सामने खड़े हैं। घटखोला का जो ये क्षेत्र है, 2013 की आपदा में भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हुई और इस वर्ष भी आपने देखा कि जो बीती हुई जो आपदा का समय है, इस वर्ष भी काली नदी का बहुत रौद्र रूप था और हमारे जो घटखोला वाला ये जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हुई है। तो इससे पूरे घटखोला क्षेत्र को खतरा है। इसी को लेकर भारत के नागरिकों की चिंता है कि हमको, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है वहाँ की नेपाल के द्वारा इसमें बाधा पहुँचाई जा रही है कि घटखोला क्षेत्र में ना हो पाए काम। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं कि भारत, क्योंकि मित्र राष्ट्र हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वहाँ के लोगों को भी सुरक्षित करना है? एकदम सही बात बोली आप। जैसे घटखोला में काली नदी का प्रहार है और जोखिम इंडिया की साइड है, और इसी प्रकार इससे आगे हम देखते हैं, यहाँ से कितना है 40-50 मीटर आगे, यहाँ जो नदी का बहाव नेपाल की तरफ गया है, ये छांगरू का स्कूल है। स्कूल के नीचे जो नदी का बहाव है, वहाँ भी जोखिम है। और लेटेस्ट ये जो आपदा आई थी, ये लेटेस्ट 2-3 महीने पहले, वो आपदा ने हम देख पाएंगे कि ये बीच में जो मलबा है और ये नदी का बहाव नेपाल की तरफ जाकर वहाँ भी क्षति का नुकसान बना दिया। और इंडिया में जैसे क्षति का आकलन है, जोखिम है, उसी नेपाल में भी है। मेरा ये सुझाव है कि दोनों तरफ के अधिकारी लोग, जिम्मेदार लोग अपने स्तर पर बैठिए, अध्ययन करिए टेक्निकल विषय, ये दोनों देश की सीमा नदी का क्या नाम से, क्या मापदंड है, क्या समझौते, कैसे काम करना है, दोनों तरफ सुरक्षित बनाना है। दोनों तरफ अपने अपने नाम से पर, अपनी अपनी जगह पर अच्छे ढंग से आपस में समन्वय करके संरचना भी बनाई। लेकिन एक तरफ का संरचना निर्माण से दूसरी तरफ कहीं भी खतरा न हो जाए, चाहे इंडिया की तरफ चाहे नेपाल की तरफ, दोनों तरफ सुरक्षित भी रहना है ना। फिर इसलिए मेरा अनुरोध है कि दोनों तरफ की सरकार से अंतर्राष्ट्रीय जो नदी का मूल्य मान्यता मापदंड है, इसका चौड़ाई होगा, प्राकृतिक बहाव, महाकाली नदी का प्राकृतिक बहाव मैंने सुनने में आया है कि मेरे को 90 मीटर चौड़ा होना चाहिए। इसको बहाव का भी बरकरार रखिए, 90 मीटर की जो चौड़ाई बनाई रखिए दोनों तरफ की संरचना बनने के बाद भी। हो सकता है 5-10 मीटर कम भी हो जाए या किसी जगह और ज़्यादा भी हो जाएगा। ये औसत में 90 मीटर या 70-80 मीटर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो नदी का बहाव है ये बीच से जाना चाहिए। आगे देख पाएंगे, हम देख रहे हैं ना, आगे जो मलबा है इंडिया की तरफ, ये बीच में हटाने की मांग है नेपाल के लोगों की, क्योंकि ये मलबा न हटाने से नदी का, काली नदी का बहाव नेपाल की तरफ सीधा गया है। नदी का जो प्राकृतिक बहाव भी स्वीकार किया है, ये बीच के मलबा हटा देना चाहिए।
हो सके ये इंडिया की तरफ जो तटबंध का काम चल रहा है ये करिए, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है नेपाली लोगों का, लेकिन जो बीच का मलबा न हटाने से नेपाल की तरफ जो जोखिम हो रखी है, इसको कम करने के लिए ये आवाज़ है, ये सोच की अपेक्षा भी है नेपाल के साथ से। हाँ, लेकिन इसमें संकट भी क्या है कि अभी जो आपके पिछले कुछ समय पहले नेपाल क्षेत्र में बादल फटा, लास्को खोले में भारी तबाही मची, यहाँ के हमारे नेपाल हमारे मित्र राष्ट्र के कई लोगों की जान भी उसमें गई, और इसके लिए शोक संवेदना भारतीय पक्ष के द्वारा भी व्यक्त की गई है और हमेशा ही करते हैं एक दूसरे के लिए हम लोग। लेकिन होता क्या है कि काली नदी आप जानते हैं कि इसका रौद्र रूप होता है, फिर बहुत भारी संख्या में कई बार दिशा बदलती है नदी की, कई जगह पर ऐसी टेक्निकली दिक्कतें आती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि अभी जिस प्रकार से आप भारतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं मलबे की, तो वैसा ही मलबा नेपाल क्षेत्र में भी है। तो इस जगह के लिए भी भारतीय लोगों का ये आग्रह था कि यहाँ का प्रशासन इस मलबे को भी हटाता, जिससे कि मतलब जो आपकी नदी को रुख को लेके चिंता है, उसी दिशा पे मैं बात कर रहा हूँ। वो आपकी स्वाभाविक चिंता है, वही हमारी भी चिंता है कि काली नदी का जो मूल प्रवाह है वो अपनी दिशा में ही होना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों के नागरिक सेंटर से जाना चाहिए। सुरक्षित रहे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं क्योंकि अब 4-5 महीने के बाद फिर से बरसात का मौसम आएगा, दोनों तरफ फिर से दिक्कत होगी, तो ये हमारी चिंता है कि ये वाला मलबा भी अगर हटता जो आपके बंगा बगल के क्षेत्र में है, जहाँ पर हमें जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, तो ये मलबा भी हटता जिससे कि निर्माण कार्य सरल होता। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही विषय भी उठाया। मैं इससे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो आगे का घटना का जो जोखिम है भारत की तरफ से अथवा धारचूला बाजार को सबसे जोखिम का पॉइंट ही ये है। हम ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ कोई भी काम ना हो और भारत की धारचूला बाजार का जोखिम जैसा का वैसा ही रह जाए, ये हमारा चाहना नहीं है। हम वहाँ भी सुरक्षित देखने का एकदम हमारा प्रार्थना है या हमारा चाहना है, वहाँ भी संरचना बन जाए। इसी तरफ से नेपाल की तरफ भी कोई भी ऐसा जोखिम न बढ़ जाए और जो जोखिम है उसका न्यून हो जाए। जहाँ आपने बात कही ये मलबे की, मलबा तो मेरे ख्याल से मेरा प्रस्ताव या मेरा मानना ये है कि दोनों तरफ की प्राविधिक लोग बैठ जाए और उनका अध्ययन होगा और कहाँ कहाँ कितना मलबा हटाना है। नीचे आपके इंडिया की तरफ के जो जाली और मलबा है उसका भी हटाइए और यहाँ का भी जितना आवश्यक होगा प्राविधिक स्टूडियो से तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरा इंडिया की क्या पता प्राकृतिक आपदा इंडिया की तरफ से जाएगा, ये भी नहीं है ना, नेपाल की तरफ से भी आ सकता है, वहाँ इंडिया की तरफ और ज़्यादा भी जा सकता है। ये संभावित आपदा को निपटने के लिए तो दोनों तरफ का प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ की सुरक्षित, दोनों तरफ की बस्तियों को या संभावित नुकसान को कम न्यून करने के लिए तो साझा प्रयास तो होना चाहिए, इसमें समझदारी की ज़रूरत है। हाँ, ये पूरी सहमति की बात है। दोनों तरफ के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो तो हमेशा ही इस बात के लिए सहमत हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि भारत और नेपाल के जैसे हमारे रिश्ते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, जैसे मैं अभी नेपाल में हूँ, ऐसे ही नेपाल के नागरिक वहाँ पहुँचते हैं, तो आक्रामक विरोध की जगह हम लोग आपसी तालमेल से या भारतीय पक्ष को या भारत की जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारे आपसी रिश्ते हैं, तो उस स्तर पर भी विरोध हो सकता था या नाराज़गी जताई जा सकती थी। तो आक्रामक विरोध क्या भारत और नेपाल के बीच आपको ठीक लगता है कि इस स्तर पर होना चाहिए? आक्रामक विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों तरफ से आपसी समन्वय भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए। जो बातचीत इससे पहले हो रखी है, जिस पर सहमति है, उसका कार्यान्वयन भी होना चाहिए। मेरे कुछ दिन पहले यहाँ धुआं प्रहार हुआ, ये क्या बोलते हैं, ये पत्थरबाजी है, ये ठीक तो नहीं है। लेकिन आक्रोश क्या है, ये सामने में देख पाते हैं। इंडिया की तरफ से जो निर्माण कंपनी है, उन्होंने नीचे का मलबा ऊपर सारने लगा और यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग आकर्षित बन गए। क्यों बन गए? जब वो सारेगा ऊपर मलबे में सारेगा तो नदी का भाव तो नेपाल की तरफ और ज़्यादा आएगा और नेपाल को और ज़्यादा जोखिम होगा, इस पर चिंता है। अब भविष्य की बात समझदारी से आगे बढ़ना, ये ठीक है, हमारे नॉर्म से और आवश्यकता भी है। दोनों तरफ सुरक्षित रहे, दोनों तरफ नेपाल और भारत, दोनों तरफ की आबादी, दोनों तरफ के नागरिक सुरक्षित रहे। इसमें तो हर किसी का कोई दिक्कत होने का, कोई ऑब्जेक्शन होने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार स्पष्ट हमें होना चाहिए कि नेपाल के लोग अपने हित में आवाज़ उठा रहे, न कि भारतीय तटबंध बनने का विरोध है ही नहीं, बनाइए, वहाँ भी सुरक्षा चाहिए, लेकिन वहाँ बनाने के वक्त नेपाल की तरफ भी ज़्यादा जोखिम और ज़्यादा जोखिम न बढ़ जाए, इस पर बहुत ये सैद्धांतिक स्तर पर भी सहमति बननी चाहिए और उसका ईमानदारी के साथ कार्यान्वयन भी होना चाहिए। एक स्मरण कराता हूँ, ये जो आपदा आई पिछली लेटेस्ट आपदा, ये जो नेपाल की तरफ यहाँ थोड़ा आगे नदी का बहाव नेपाल की तरफ गया है, ये कारण क्या था कि इंडिया की तरफ जो मलबा है उसी पर जाली बना दिया था सीधा और जाली नहीं हटाया। जाली हटाने के लिए दोनों तरफ की प्रशासन की भी सहमति हुई थी, लेकिन ये उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाई ना।
कार्यान्वयन न होने पाने से नेपाल के लोग थोड़ा ज़्यादा सशंकित थे और आकर्षित भी है। मुझे लगता है कि अब जब विश्वास का वातावरण बन जाएगा और कार्यान्वयन सही स्तर पर होगा तो ये अवरोध या आकर्षित स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं जो दोनों देशों के नागरिक हैं या भारत और नेपाल दोनों ही तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोगों के दोनों ओर के प्रशासन स्तर पर जो वार्ता होती है, क्या वो मैसेज सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है? कहीं ये तो कारण नहीं है कि आपस में हमारी सहमति बनती है, बार बार बैठक होती है, जो आप जाली का विषय उठा रहे हैं वो भी हमारी समझ में आया, लेकिन भारतीय पक्ष के जो ठेकेदार हैं या निर्माण कंपनी हैं, उनका कहना ये था कि जैसे ही ये निर्माण हम खत्म करते हैं या जिन जगहों पर हम पक्का निर्माण कर लेंगे तो उन जगहों पर चैनलाइजेशन हम करेंगे। कुछ जगह पर उन्होंने शुरू भी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये प्रशासन स्तर पर जनता के बीच में जो सही तरीके से चीज़ें जानी चाहिए थी, क्या उसमें कुछ कमी है? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रशासन स्तर पर जो बातचीत हो रही है वो पब्लिक तक जा रही है, क्योंकि उस छलफल में तो स्थानीय लोग भी सहभागी है ना, उनके प्रतिनिधि भी सहभागी हो रही है। लेकिन गैप कहाँ है कि जो मैंने आगे प्रसंग उठाया था ना, बीच में जो भारत की तरफ जो मलबा है वो नीचे देख रहे हम, वो मलबा के बीच जाली था पुराना, वो जाली हटाने के लिए दोनों देश के अधिकारी लोग सहमत थे, लेकिन कार्यान्वयन नहीं हो पाई। वो क्या पता ठेकेदार के कारण नहीं हो पाया या किस कारण से, वो सहमति बनती लेकिन कार्यान्वयन नहीं होता है ना, इसलिए सशंकित ज़्यादा होंगे। अब विश्वास बढ़ाना है, विश्वास भी बढ़ाना है, काम भी करना है, ईमानदारता भी दिखाना है। जब हम ईमानदार हो कि जो सहमति बनी हुई सहमति को हम कार्यान्वयन भी करेंगे तो दोनों के हित में होगा। आवश्यकता भी हुई, उसका विकल्प भी नहीं है मेरे को देखने में। और जो नदी का बहाव ये सेंटरशिप रहना चाहिए। बरसात में तो और ज़्यादा हमारे आकलन से जितना हम आकलन कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा भी आ सकता है, वो हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन जो आज ये सूखाग्रस्त क्षेत्र में जो नदी का बहाव है ये सेंटरशिप बहाना चाहिए, वो चैनलाइज करना चाहिए। ये दोनों तरफ के प्राविधिक टीम बैठकर और नदी को बहाव बीच से रहना चाहिए और डाइवर्सन की ज़रूरत जहाँ जहाँ होगी, नेपाल की तरफ आवश्यकता होगी तो वहाँ से नेपाल की तरफ भी डाइवर्सन और इधर करेंगे, बीच में करेंगे, और भारत की तरफ भी जहाँ आवश्यक होगी दोनों देश की प्राविधिक को खटाकर प्राविधिक टोली को लगाकर ये तो करना आवश्यक है। और ये मैसेज तो क्लियर रूप में हटाना चाहिए कि नेपाल के लोग भारत के तटबंध को निर्माण को विरोध कर रहे हैं, ये है ही नहीं। और नेपाल में जो तटबंध बनाए वो भारत के लोगों का ऑब्जेक्शन ये भी नहीं, मुझे ये लगता ही नहीं। और दोनों तरफ सुरक्षित बनाना है हमें, ये मेरी प्रार्थना है। हाँ शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत में हमें समय दिया है पूरी तरीके से। बस अब अंतिम दौर में अंतिम मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में जबकि दोनों कुछ लोगों के बीच में, भारत और नेपाल में कुछ लोगों के बीच में असंतोष है, तो ऐसे में आप क्या संदेश भारत को देना चाहेंगे इधर से? मेरे ख्याल से वो असंतुष्ट भी हट गया शायद। कल परसों अनौपचारिक रूप में भी दोनों तरफ के प्रशासन के लोग अधिकारियों के बीच छलफल हुई। कल परसों मेरे सुनने में आ रहा है कि कुछ मीटिंग भी होने वाली है। ये होना चाहिए, छलफल तो होना चाहिए और प्राविधिक रूप में स्फुट में ही आकर प्राविधिक टोली में अध्ययन करना चाहिए, कहाँ पर क्या करना है, क्या हटाना है, क्या बनाना है, और अध्ययन के हिसाब से जो आया निष्कर्ष उसको साझा ढंग से ईमानदारी से कार्यान्वयन भी कर देना चाहिए। दोनों तरफ के लोग सुरक्षित होंगे। अगर कोई नुकसान इंडिया में होगा जरूर नेपाली लोगों का भी आत्मा तो दुखी, बहुत दिल दुखीगा। नेपाल में कोई नुकसान होगा हमारे भारतीय मित्रों को भी जरूर उनका दिल दुखीगा। इसलिए दोनों तरफ सुरक्षित होना चाहिए। दोनों तरफ के लोगों को सुरक्षित बनाने के लिए दोनों तरफ के प्राविधिक या प्रशासनिक व हर स्तर पर ऐसी समझदारी बनना चाहिए और ईमानदारिता के साथ काम होना चाहिए। बस ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर के अपनी जो चिंता नेपाल की तरफ की है वो भी रखी, और भारतीय प्रशासन से क्या आप लोग चाहते हैं ये भी आपने अपनी बात रखी। और इस वार्ता के माध्यम से हम भी भारत और नेपाल दोनों देशों के प्रशासन से और दोनों देशों के नागरिकों से ये अपील करते हैं कि भारत और नेपाल दोनों देश मित्र राष्ट्र हैं, रोटी बेटी के हमारे रिश्ते हैं, और दोनों देशों की सुरक्षा की चिंता दोनों देशों के नागरिकों को, प्रशासन को होनी चाहिए और सही दिशा में इस पर आगे काम हो। इसी कामना के साथ हम अपनी वार्ता को समाप्त करते हैं और सभी नेपाली जो हमारे मित्र हैं, नागरिक लोग हैं, उन लोगों को भी भारतीय क्षेत्र से हम ये आश्वस्त करते हैं कि भारत की मीडिया भी पूरी तरीके से ये प्रयास करेगी कि दोनों देशों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।